अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मोहम्मद शहीर अहमद और आज की इस वीडियो में जिस टॉपिक का हम आगाज़ करने जा रहे हैं उसका नाम है ग्रेविटेशन। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। ग्रेविटेशन। अच्छा, इस चैप्टर ग्रेविटेशन के अंदर बेसिकली हम क्या बात करेंगे? हम बात करेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में। हम बात करेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में। अब ये ग्रेविटेशनल फोर्स होती क्या चीज़ है? तो ग्रेविटेशनल फोर्स की अगर हम बात करें तो हम जानते हैं कि एक ऑब्जेक्ट को अर्थ अपने सेंटर की जानिब अट्रैक्ट करता है, ठीक है, दैट इज नोन एज ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को अर्थ अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करता है, इसे हम क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स। दो ऑब्जेक्ट, यानी कि हमारे पास ये अर्थ है और अर्थ सरफेस इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, जिसे हम क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। अब हमने एक टर्म में कहीं पढ़ा था कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ, ठीक है, F किसके बराबर होता है? ma के। तो जहाँ कहीं फोर्स है वहाँ क्या होगा? एक्सेलरेशन। इन दो बॉडीज के दरमियान कौन सी फोर्स है? ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो इससे बनने वाला एक्सेलरेशन क्या होगा? इसे हम कहते हैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, या इसको आप आम जबान में कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। तो अब ये हमने देखा कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या चीज़ है। ग्रेविटेशनल फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट की वो एट्रैक्टिव फोर्स है जो किसी दूसरे बॉडी को अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करती है, और उस फोर्स की वजह से जो एक्सेलरेशन बनता है उसे क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यानी ग्रेविटी क्या चीज़ होती है? अब ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स हम पढ़ रहे हैं, इसको किसने डिफाइन किया था, या इसकी इन्वेंशन, ये ग्रेविटेशनल फोर्स की इन्वेंशन किसने की थी? तो हमने एक बहुत ही मशहूर ज़माना साइंटिस्ट का नाम सुना है क्लासिकल फिजिक्स में, उनका नाम है सर आइजैक न्यूटन। तो सर आइजैक न्यूटन ने इस ग्रेविटेशनल फोर्स को ईजाद किया। एक बड़ी मशहूर कहानी है वो एप्पल और सेब और दरख्त की कहानी, के दरख्त से सेब गिरता है और वो नीचे गिर जाता है और फिर वहाँ से ग्रेविटेशनल फोर्स की इन्वेंशन हो जाती है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स को इन्वेंट किया था न्यूटन ने, और फिर उसको एक लॉ में तब्दील किया क्लासिकल फिजिक्स के अंदर, जिसे हम कहते हैं न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, नोन एज न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अब न्यूटन ने अपने इस ग्रेविटेशन के लॉ में क्या कहा? उसने कहा देयर is a attractive force between two bodies। हमेशा दो बॉडीज के दरमियान एक अट्रैक्टिव फोर्स पाई जाएगी। मतलब ये एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, इनके दरमियान क्या पाई जाएगी? अट्रैक्टिव फोर्स। अब कौन से बॉडी हो? वो बॉडी पॉइंट मास हो, दैट इज पॉइंट मास। इट इज एप्लीकेबल फॉर दोज ऑब्जेक्ट जिस पॉइंट मासेस है। हम अर्थ को भी एक पॉइंट मास कंसिडर करते हैं, इसलिए हम वहाँ पर न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन अप्लाई कर सकते हैं। अब मिसाल के तौर पर उन्होंने कहा दो पॉइंट मास है, दो ऑब्जेक्ट हैं, ऑब्जेक्ट नंबर ए, ऑब्जेक्ट नंबर बी। तो इन दोनों ऑब्जेक्ट के दरमियान एट्रैक्टिव फोर्स होगा, तो दोनों को एक दूसरे के करीब लेकर आएगा। अब सवाल ये है कि ये जो फोर्स है अट्रैक्टिव फोर्स, ये भी अट्रैक्टिव फोर्स, इट इज ऑलवेज बी एन अट्रैक्टिव फोर्स। तो याद रखिएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा एक अट्रैक्टिव फोर्स होगी, कभी भी दो बॉडी के दरमियान
कोई रिपल्सिव ग्रेविटेशनल फोर्स जनरेट नहीं हो सकती। हमेशा दो बॉडीज के दरमियान जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगी वो अट्रैक्टिव ग्रेविटेशनल फोर्स होगी। तो इन दो बॉडीज के दरमियान एक ग्रेविटेशनल फोर्स है जो कि कैसी है, अट्रैक्टिव है, या इन दो बॉडीज के दरमियान एक ग्रेविटेशनल फोर्स है जो कैसी होगी, अट्रैक्टिव होगी। अब सवाल ये है कि अगर इस फोर्स, इस अट्रैक्टिव फोर्स का मुझे मैग्नीट्यूड निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे? तो उन्होंने अपने इस स्टेटमेंट में कहा देयर इज एन अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन टू बॉडीज व्हिच इज directly proportional to the product of their masses। जो सेकेंड पार्ट में क्या कह रहा है कि जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो उनके बॉडी के मासेस के कैसे है भाई, आपस में है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अट्रैक्टिव फोर्स बॉडी के मास के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। व्हाट इज मीन बाय डायरेक्टली प्रोपोर्शनल? एक चीज को अगर हम इंक्रीज करें तो दूसरी क्वांटिटी उसी रेशो के साथ इंक्रीज हो तो दैट इज नोन एज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो इसका मतलब ये है कि अगर दो बॉडीज के मासेस का प्रोडक्ट यानी इनको मल्टीप्लाई करने पर जो आंसर आ रहा है दैट इज प्रोडक्ट, उनके मासेस का प्रोडक्ट जितना ज्यादा होगा अट्रैक्टिव फोर्स भी उतनी ही ज्यादा होगी। तो क्या लिखा उन्होंने, देयर इज अ अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन टू बॉडीज व्हिच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल to the square of a distance between their center। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है उनके सेंटर के दरमियान जो फासला है उसके स्क्वायर के। तो अगर हम इसको मैथमेटिकली, इस इक्वेशन को मैथमेटिकली यहां पर लिखना चाहें तो हम इस तरह से लिखेंगे कि दैट F इट इज अ ग्रेविटेशनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। मान लेते हैं इसका प्रोडक्ट M मास M1, इसका मास M2, तो प्रोडक्ट क्या होगा M1 into M2, दैट इज इक्वेशन नंबर 1। और दूसरे पार्ट में कहते हैं दैट ग्रेविटेशनल फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का क्या मतलब है कि एक क्वांटिटी को अगर हम बढ़ाएं तो दूसरी क्वांटिटी उसी रेशियो से क्या हो जाए, डिक्रीज हो जाए, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? स्क्वायर ऑफ अ डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर, उनके सेंटर के दरमियान जो फासला है उसके स्क्वायर के। तो F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द R स्क्वायर, दैट इज इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों इक्वेशन को हम क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे, कंबाइन इक्वेशन 1 and 2। तो मैथ्स के अंदर जब भी हम दो इक्वेशन को कंबाइन करते हैं सेम चीजों को एक मर्तबा लिखेंगे, F प्रोपोर्शनल M1 M2 मल्टीप्लाई बाय 1/R स्क्वायर। तो अगर हम इसको लिखें तो क्या हो जाएगा, M1 M2 अपॉन R स्क्वायर। 1 से मल्टीप्लाई करके कोई फर्क नहीं। हमने ये सीखा है कि जब कभी भी हम यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो क्या लगाना पड़ेगा, कांस्टेंट। तो हमने यहाँ पर कांस्टेंट लगा दिया कैपिटल G। ये कैपिटल G क्या कहलाता है, कैपिटल G कहलाता है हमारे पास ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। कैपिटल इज नोन एज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। कैपिटल G क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। और एक याद रखिएगा ये कैसा कांस्टेंट है, यूनिवर्सल कांस्टेंट है, यूनिवर्सल कांस्टेंट है। तो G इज अ ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल कांस्टेंट, यानी यूनिवर्स में किसी भी दो प्लैनेट, किसी भी दो ऑब्जेक्ट के दरमियान जो अट्रैक्टिव फोर्स होगा वो उसके लिए जो G की वैल्यू होगी वो फिक्स होगी, क्योंकि यूनिवर्स में कहीं G की वैल्यू चेंज नहीं होगी। और G की वैल्यू कितनी है, G की वैल्यू है हमारे पास 6.67 एक्सपोनेंशियल -11। अब इसके यूनिट के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं, यूनिट कैसे निकालेंगे अब। तो यूनिट उसी के फॉर्मूले से निकालता है। F का फॉर्मूला क्या बना हमारे पास, ग्रेविटेशनल फोर्स का G M1 M2 अपॉन R स्क्वायर। इसको इधर भेज दें,
तो F मल्टीप्लाई बाय आर स्क्वायर, जी m1 m2, उसको नीचे भेज दें तो F मल्टीप्लाई बाय आर स्क्वायर डिवाइड बाय जी किसके बराबर हो गया, डिवाइडेड बाय m1 m2 किसके बराबर हो गया, जी के। तो फोर्स का यूनिट न्यूटन, आर क्या है, डिस्टेंस, डिस्टेंस की यूनिट मीटर स्क्वायर, m1 मास, m2 मास, मास की यूनिट क्या होती है, किलोग्राम, तो किलोग्राम मल्टीप्लाई बाय किलोग्राम क्या हो जाएगा, किलोग्राम स्क्वायर। तो इस g की वैल्यू यूनिट क्या बनी, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर। दैट इज द यूनिट ऑफ g विच इज द यूनिवर्सल कांस्टेंट, जो यूनिवर्स में कहीं पे भी चेंज नहीं होगा। तो उम्मीद है न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आपको समझ आया होगा। तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। शुक्रिया।